बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले टर्म का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू करता है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसी को कंटिन्यू करता है, और वो तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना पड़े। इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है यानी कि एमकेएस यूनिट, उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन, और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं डाइन। तो सीजीएस का मतलब मास ग्राम में मेजर होगा, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकेंड में, और एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब एमकेएस यूनिट होती है। इसमें मास मेजर होता है केजी में, लेंथ मेजर होती है मीटर में, और टाइम मेजर होता है सेकेंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज मोमेंटम। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। और फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटीज और एक स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज उनको कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर क्वांटिटीज उनको कहते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मोमेंटम जो है बेटा, वो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए हम मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अगर हम मोमेंटम के बारे में एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो हमें और भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। तो मोमेंटम का मतलब होता है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। यानी मोमेंटम का वही डायरेक्शन होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास होता है ऐसा यूनिट केजी में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मोमेंटम की ऐसा यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड, जो आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल हर हालत में, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो ये आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा बिना किसी कंफ्यूजन के। नेक्स्ट है व्हाट इज इनर्शिया। मैंने आपको वैसे ही बता रखा है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो दैट मींस द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion is called inertia. The mass of an object is measure of inertia. The SI unit of mass या inertia is kg. kg मतलब किलोग्राम। तो ये हम लोग ने पिछले टाइम पे पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छी तरीके से विजिबल हो गया है। तो ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration and force acting on it if mass is 7 ton. तो रोमन, तुमने माँ पापा से पूछा था टन का क्या मतलब होता है? सर 1000 केजी होता है टन में। पापा से तुमने पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछना सर, अरे सर वो पापा थोड़े थके आए थे। अच्छा चलो ठीक है। तो आपके पास ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आ जाता है तो एक्सेलरेशन के बाद आप फोर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास न्यूटन्स की 3 इक्वेशन होती हैं जिनको आप प्रूफ भी ऑलरेडी कर चुके हैं। v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, और v square equal to u square plus 2as। तो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है और आपके पास डिस्टेंस दी हुई है। तो टाइम और डिस्टेंस के साथ आप सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में टाइम होता है, डिस्टेंस नहीं होती। थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस होता है, टाइम नहीं होता। तो इसका मतलब मोस्ट सुटेबल आपके पास इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसको यूज करिए, आप अपना एक्सेलरेशन निकालिए, फिर आपका फोर्स आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and ice? So this is NCERT question 6. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहें, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा गया है कि ये जो स्टोन है वो जिस सरफेस पे चल रहा है वो एक फ्रोजन सरफेस है, यानी कि वहां पे बर्फ से जमी हुई एक सरफेस है
जैसे लेक होती है बर्फ से। तो यहाँ पर 50 मीटर चलने के बाद वो स्टोन आपका रुक जाता है। तो पूछा गया है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो क्यों रुक गया। तो यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे वो तो नेगेटिव साइन में आएगा, दैट मीन्स वो क्या है, रिटार्डेशन, जिसकी वजह से वो रुक गया है। और हर बॉडी रिटार्डेशन की वजह से ही रुकती है, क्योंकि हर कोई बॉडी परमानेंट नहीं चलती है। ऐसा कोई ना कोई फोर्स होता है जो उसको रिटार्ड करता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। इस रिटार्डेशन को हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म्स में देखेंगे, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ अगर आता है तो उसको रिटार्डेशन ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। An automobile vehicle has mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle of a road if vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? तो यहाँ पे एकदम नेट बात क्लियर है कि ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स निकालना काफी आसान है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन भी दिया है, मास भी दिया है। तो फोर्स जब आप निकालेंगे तो वो आएगा mass into acceleration, that is 1500 into 1.7, that is 550 न्यूटन। तो आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के आगे अगर आप डायमेंशंस नहीं लगाएंगे जैसे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे फोर्स के आगे आपको लिखना है न्यूटन, एक्सेलरेशन के आगे लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और वेलोसिटी होगी तो उसके आगे मीटर पर सेकेंड आप जरूर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा। अब यहां पर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं, नए कंसेप्ट्स। वो जो नए कंसेप्ट बेस्ड होंगे वो एकदम आपको देखने के लिए समझ में आएंगे। तो वो नेक्स्ट कंसेप्ट आप अपने केमिस्ट्री के लिए देखने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे ही आप हेडिंग डालेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो हेडिंग डालिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो बुक के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हैं और उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ये चैप्टर हम लोग के लिए काफी आसान है। सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए हमारे पास कुछ पॉली एटॉमिक आयंस और उनके सिंबल पता होने चाहिए। पॉली एटॉमिक आयंस और उनके सिंबल। तो पॉली एटॉमिक आयंस किसे कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस उसे कहते हैं जो मोर देन वन एटम से मिलकर के बने होते हैं, उसको पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, पॉली एटॉमिक यानी मोर देन वन एटम से मिलकर के उनका फॉर्मेशन होगा और उनके बगल में सिंबल्स लिखेंगे। सबसे पहला है आपकी स्क्रीन पे, उसको हम लोग कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम। अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन होता है NH4+। दूसरा है स्क्रीन पे आपके हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का भी सिंबल आपकी स्क्रीन पे है, दिस इज OH-। तीसरा नाइट्रेट। नाइट्रेट का भी सिंबल आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज NO3-। तो ये आपको याद रखने होंगे, नाइट्रेट क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनियम क्या है। अब एक आता है उसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है, उसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही चीज है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही चीज है। इसका सिंबल होता है HCO3-। उसके बाद होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3-। उसके बाद होता है सल्फाइड। ये सिंबल सब आपको याद रखने हैं, तभी आपकी केमिस्ट्री क्लास 9th में हो पाएगी, अदरवाइज हर जगह अटकेगी। दिस इज सल्फाइड। उसके बाद होता है सल्फेट। सल्फेट का सिंबल होता है SO4-2-। उसके बाद होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4-3-। तो आपको ये पॉली एटॉमिक आयंस और उनके सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। तो रोमन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ बेटा। अमोनियम NH4, फिर NH4+, अमोनियम दैट इज NH4+। दूसरा बेटा हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। हाँ, हाइड्रोजन नेक्स्ट बाइकार्बोनेट कार्बोनेट
3 उसके माइनस, बाद सल्फाइट, कार्बोनेट CO3 टमाटर वाला माइनस ट, 2, सल्फाइट, सल्फाइड सल्फाइट होता है SO3 तो माइनस 2, SO3 2 माइनस, और सल्फेट होगा तो SO4 2 SO4 माइनस, 2 माइनस। और फॉस्फेट भी आपके सामने लिखा है PO4 माइनस 3, उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेट आयन। अब हमारे पास कुछ आयंस और भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी हम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक आयंस नहीं है, वो नॉन मेटल आयंस है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे नॉन मेटल आयंस। चलिए हेडिंग डालिए सब लोग मेरे साथ, नॉन मेटल आयंस। नॉन मेटल आयंस, तो नॉन मेटल आयन कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग समझना चालू करते हैं। यहाँ नॉन मेटल आयंस है और बगल में उनके सिंबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H+। फिर होता है हाइड्राइड, हाइड्राइड का सिंबल होता है H-। फिर होता है क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl-। फिर होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br-। फिर होता है आयोडाइड, आयोडाइड का सिंबल होता है I-। फिर होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड का सिंबल होता है O-2। सल्फाइड, सल्फाइड का सिंबल होता है S-2। फिर होता है नाइट्राइड, नाइट्रेट, डमरू वाला ड, ये होता है N3-। तो बच्चा ये सब नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल आयंस हमने आपकी स्क्रीन पे सबसे सजा दिए हैं, आपको उनको याद रखना होगा। दिस इज नॉन मेटल आयंस और ये उनके सिंबल्स। तो सबसे पहले रोमन बेटा पढ़ना चालू करो, क्या लिखा है सबसे पहले? हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन H+, दूसरा वो दूसरा है हाइड्राइड, हाँ तीसरा है हाइड्राइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइट। तो ये आपके सामने लिखे हैं, दिस इज नॉन मेटल आयंस, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम लोग कुछ और भी आयंस लिख रहे हैं, वो अगले आयंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले आयंस हैं मेटल आयंस। अब आपके पास है मेटल आयंस, मेटल आयंस और उनके सिंबल। तो मेटल आयन और उनके सिंबल, इनको हम लोग को समझना है। पहले वाले कौन से थे? नॉन मेटल। और फिर सेकंड सबसे वाले? पहले आता है सोडियम, सोडियम का होता है Na+। फिर आता है पोटेशियम, तो नंबरिंग हम लोग नहीं कर रहे, सीधा सोडियम फिर पोटेशियम। पोटेशियम का मतलब होता है K+। फिर होता है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल हम लोग लिख रहे हैं, सिल्वर का सिंबल बहुत ही फेमस है, सिल्वर का मतलब चांदी होती है, सिल्वर का मतलब चांदी, सिल्वर। गोल्ड का मतलब Au, तो दिस इज सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag+। उसके बाद कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu+। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg+2। उसके बाद कैल्शियम, इसका सिंबल है Ca+2। उसके मतलब है जिंक, जिंक का सिंबल है Zn+2। आयरन, आयरन का मतलब होता है कि दो तरह के आयरन होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। यदि फेरस लिखा है तो वो होता है Fe+2, और यदि फेरिक लिखा है तो वो होता है Fe+3। उसके बाद होता है कॉपर, कॉपर आप जानते ही हैं, कॉपर की दो तरह की वैलेंसी होती है, +1 भी होती है और +2 भी होती है, तो वो जरूरत के हिसाब से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, वो होती है Al+3। और लास्ट है, कोई नहीं, बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब आप हमारे साथ बोल सकते हैं, सबसे पहला बताइए क्या लिखा है? सोडियम Na+, सोडियम, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2,
फिर फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, एल्यूमिनियम Al+3। हाँ बेटा, तो उसको इस तरह से आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देते हुए आपको ये आयंस तैयार करने हैं। अब इनका यूज कैसे होते हैं, कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरह से लिखेंगे, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लिखने जा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन लिखिए, क्लोरीन लिखिए, और पीछे अपनी नोट्स में देखिए हाइड्रोजन की है +1 और क्लोरीन की है -1। अब आप इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो क्रिस क्रॉस मेथड मतलब 1 इसके पास जाएगा और ये भी 1 इसके पास जाएगा, तो 1 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, आपका फॉर्मूला बन गया HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन हो गया, ये सल्फाइड हो गया। हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फाइड की -2 होती है। अगेन आप ये करिए क्रिस, फिर करिए क्रॉस। तो जैसे ही करेंगे आपका फॉर्मूला हो जाएगा, H के पास 2 आएगा, सल्फर के पास 1 आएगा, H2S। इसकी स्मेल होती है स्मेल लाइक रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह से लिखेंगे, पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे फिर ऑक्साइड लिखेंगे और यूज करेंगे क्रिस क्रॉस। ऑक्साइड की इधर, एल्यूमिनियम की इधर चली जाएगी, ऑक्सीजन की उधर चली जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया Al2O3। ये आपको याद रखना होगा, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लिखिए, यहाँ पे कैल्शियम लिखिए फिर ऑक्साइड लिखिए, और जरूर से जरूर अपने चैप्टर का नाम जरूर डाल दीजिएगा। आपके चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था इसलिए। कैल्शियम की 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। जब रेशियो सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका मतलब 1:1 का रेशियो है, 1 उधर चला जाएगा 1 उधर चला जाएगा, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये आपके पास हो गया कार्बन और ये क्लोरीन। सभी बच्चों को पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की होती है 1। तो इस तरह से जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन करके रेडी हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा CCl4। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें जो क्विक लाइम होता है उसको क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम। अब नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका कैल्शियम और ये हो गया हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की होती है 2, हाइड्रोक्साइड की आप पीछे देख लीजिएगा 1 होती है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जिसे CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ड लाइन। तो आपने इतने फॉर्मूले कर लिए, तो आप इनकी नंबरिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज A, B, C, D, E, F, और आगे आप करने जा रहे हैं G, तो दिस इज योर G। तो नेक्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम, दिस इज कार्बोनेट। कैल्शियम की 2 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है। रेशियो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। उसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे, 1 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, और ये बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है लाइमस्टोन, मतलब खड़िया चूने का पत्थर। F। नेक्स्ट पार्ट, अगला आपको लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगली क्लास तभी होगी जब तुमको ये सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। जब तुम्हें लर्न हो जाए तो तुमको बता देना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो आपका ये फॉर्मूला बन करके चला आया मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं MgCl2। दिस इज MgCl2, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उसको हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, MgCl2। MgCl2 का मतलब होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपका हो गया H पार्ट, ABCDEFG H। अब आप करेंगे I। आपका I पार्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट लिखिए, सोडियम और ये होता है नाइट्रेट। अभी बताया था पीछे पॉलीएटॉमिक आयंस में सोडियम की 1 होता है, नाइट्रेट -1 होता है। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे, फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। इसको हम लोग चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, या सिर्फ सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। पीटर यानी सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद है नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, यह आपका हो गया सोडियम और ये हो गया कार्बोनेट। सोडियम की 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे और फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या बन करके आया, Na2CO3। इसका नाम वॉशिंग सोडा भी होता है, आप काफी बार ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट हो गया। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, दिस इज अमोनियम और दिस इज सल्फेट। तो अमोनियम की 1 हो गई, सल्फेट की 2 हो गई। तो अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करेंगे और ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। दिस इज अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात होती है। दिस इज सोडियम और दिस इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 होता है। सोडियम की 1, बाइकार्बोनेट की -1, क्रिस क्रॉस करेंगे और ये भी फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो ये हो गया आपका बेकिंग पाउडर। तो तुम्हें इसमें आता एक भी नहीं है, तो तुमको ये सब तैयार करने हैं, क्योंकि तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन तुमको इसमें आता एक भी नहीं है अभी तक।
12 है। M। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। अब सब रिपीट हो रहे हैं कि करके। पोटेशियम की 1 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। दिस इज KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2, क्रिस क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आया Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम, ये सल्फाइड। सल्फाइड वही है जो हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है। सोडियम की 1, सल्फाइड की -2, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। MgOH, मैग्नीशियम का सिंबल होता है MgOH। मैग्नीशियम की 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रिस क्रॉस करेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड OH होता है। लास्ट कैल्शियम फॉस्फेट, जो हम लोग की हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है। कैल्शियम फॉस्फेट। तो पॉलीएटॉमिक आयंस में मैंने फॉस्फेट के लिए ऑलरेडी बता रखा है, कैल्शियम की 2 होती है, फॉस्फेट की -3 होती है। तो दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। अब आपको मोलर मास लर्न करने होंगे। मोलर मास किसके किसके लर्न करने होंगे? फिर ये होता मोलर क्या है? मास आप लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मोलर मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है। तो इतने मोलर मास आपको 100% पता होने चाहिए बिना किसी रुकावट के। अब मोलर मास निकालते कैसे, देखिए। सबसे फिर ये पहले होता क्या हम मोलर वाटर मास? का, मोलर मास वही है जो हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था। मोलर मास देखो निकालना तुम्हारे सामने। हाइड्रोजन का 1 हो गया, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया, 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल, या इसको 18 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो दिस इज वाटर का मोलर मास 18 यूनिट्स होता है। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, H2SO4 का भी निकाल सकते हैं। एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 × 1, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का 16 × 4 हो जाएगा। तो दिस इज 2 + 32 + 64, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 98 ग्राम पर मोल।
जिसको हम लोग 98 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। फिर आप HNO3 का भी निकाल सकते हैं, इसको वाटर कहते हैं। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 into 3, तो दिस इज 15, 16 3 48, दिस इज 63 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ये मैंने पीछे पेज पे लिखा है, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का, अब आप क्लोरीन का भी याद रखेंगे, क्लोरीन का होता है 35.5। इन सब के जब एटॉमिक मास आपको पता होंगे तो मोलर मास आपको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैल्शियम का 40। अब आप अमोनिया का निकालिए, अमोनिया, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो अमोनिया का आ गया 17 यूनिट्स। मीथेन का निकालिए, मीथेन CH4 होता है, कार्बन का 12, दिस इज 16 यूनिट्स। दिस इज अमोनिया और दिस इज मीथेन। तो ये आपको याद रखना होगा। उसी तरीके से आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने दे दिया Na2CO3, तो सोडियम का 23 into 2, सोडियम का 23 होता है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं आपको अलग से। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 into 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 3, ये हो गया 46, ये हो गया 12 और ये हो गया 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 106 यूनिट्स। उसी तरीके से आप कैल्शियम कार्बोनेट का भी निकाल सकते हो। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 16 into 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, तो दिस इज 100 यूनिट्स। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट और दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मोलर मास हम लोग निकालते हैं। ओके बच्चों, तो हमने आपको अगले जो कुछ क्वेश्चंस दिए वो आपको ध्यान देने होंगे। तो हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, ये सॉल्व होकर क्या है 36.5 यूनिट्स। नाइट्रोजन का 14 है, दो नाइट्रोजन है तो 14 into 2 28 यूनिट्स आ जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 to 32 यूनिट्स हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 into 2 32 हो गया, तो 15 प्लस 32 कितना आ गया 47। मेरा से वो 2 अलग अलग हो गया, into 2 नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का हुआ 1, सल्फेट का हुआ 2, क्रिस और ये क्रॉस, तो ये हो गया K2SO4। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन की 1, ब्रोमाइन की -1, तो ये हो गया HBr। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, AlCl3। कॉपर नाइट्रेट, दिस इज कॉपर, दिस इज नाइट्रेट। कॉपर के ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब ये इसकी 2 होगी, नाइट्रेट की 1 होगी। कॉपर नाइट्रेट, दिस इज CuNO3 का होल्ड वाइज। आयरन 2 क्लोराइड, दिस इज आयरन क्लोराइड, आयरन की 2 है, क्लोराइड की 1 है, क्रिस क्रॉस, तो ये हो गया FeCl2।
आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड, ये आयरन की 3 हो गई, क्लोरीन की 1 हो गई, क्रिस क्रॉस FeCl3, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर के ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा है, इसकी मतलब 1 होगी, नाइट्रेट की 1 -1 होती है, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया CuNO3। तो ये लिखने का तरीका है, कॉपर का सिंबल Cu होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है। तो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको जब पॉलीएटॉमिक आयंस वगैरह इन सब के सिंबल्स हमने आपको, नॉन मेटेलिक आयंस, मेटेलिक आयंस, सबके सिंबल हमने आपको लिखवाने के साथ सबके रेडिकल्स के साइन बता दिए, आपको सब वो लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप फॉर्मूले लिख सकते हैं।